अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम देखने वाले 35 नंबर और 36 नंबर चैप्टर। ये क्या है? ये गजल है। 35 नंबर और 36 नंबर चैप्टर ये क्या है? गजल है। किसका लिखा हुआ? इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ है। इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ पहला जो गजल है ये इसका 35 नंबर चैप्टर है। और जो इसमें दूसरा गजल है ये इनका 36 नंबर चैप्टर। इसमें दो गजल को हम इसमें देखने वाले हैं। अब आइए गजल को देखते हैं। ये किसका लिखा हुआ? इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ। इनका पहला गजल जो लिखा हुआ 35 नंबर चैप्टर है। इनका लिखा दूसरा गजल ये 36 नंबर चैप्टर है। अब इसके मुसन्निफ इरफान सिद्दीकी इनके हालात जिंदगी को इसको भी समझ लेते हैं। इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था, याद रखिएगा। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी इनका असल नाम था। लेकिन ये उर्दू दुनिया में या शेर व शायरी की दुनिया में ये अपने असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी से भी ज्यादा इरफान सिद्दीकी के नाम से ये मशहूर हुए। इरफान सिद्दीकी के नाम से ज्यादा फेमस हुए। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 8 जनवरी 1939 को बदायूं यूपी में हुई। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 8 जनवरी 1939 को बदायूं यूपी में। बदायूं कहाँ से? यूपी का एक जिला है, याद रखिए यूपी का एक जिला है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे इरफान सिद्दीकी की पैदाइश यूपी के किस जिला में हुई? किस जिला में हुई? तो बदायूं में। इसको याद रखिएगा। यह पूछेगी इरफान सिद्दीकी का पैदाइशी ताल्लुक किस शोबा से, किस रियासत से, किस राज्य से? ये यूपी से। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक शेख सिद्दीकी खानदान से था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से, किस खानदान से? तो शेख सिद्दीकी खानदान से इनका ताल्लुक था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इनके वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी है, जो एक वकील थे पेशे से, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी है, जो ये क्या पेशे के एतबार से क्या है? ये पेशे के एतबार से एक वकील है। वकील भी और शायर भी, याद रखिएगा। इरफान सिद्दीकी भी शायर है, इनके वालिद जो है ये भी शायर है। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम है मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी, जो पेशे से वकील है। वकील भी और शायर भी, ये भी शायर थे। उसके बाद है इनके दादा का नाम मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी है, जो अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे कि इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम क्या है? दादा का नाम क्या है? तो मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी, जो अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप उसको मतलब कि आप जानते नहीं होंगे। वो मतलब किसी नाम का मोहताज सर सैयद अहमद खान है नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने ही डाली। इसको याद रखिएगा। ये उर्दू दुनिया में मतलब बहुत ही मतलब मारूफ मकबूल और मारूफ मतलब ये चेहरा है। इसको मतलब किसी को मतलब इनके बारे में कोई ज्यादा मतलब बताने की जरूरत नहीं है। सर सैयद उससे हर कोई मतलब वाकिफ है इनसे। अपने वक्त ये सर सैयद समझे जाते थे, याद रखिएगा। या क्वेश्चन आपसे क्या हम पूछे कि मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे रिश्ते में? कौन थे? इनके दादा थे। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इनके भाई का नाम नियाज सिद्दीकी है, ये भी एक शायर थे, याद रखिएगा। इनके भाई का नाम क्या है? इनके भाई का नियाज सिद्दीकी, जो ये भी शायर थे। ये इरफान सिद्दीकी जो थे ये खानदानी शायर थे, याद रखिए। ये खानदानी शायर थे, इसको याद रखिएगा। इनको जो मतलब ये शायरी है ये इनको विरासत में मिली है। इसको आप कह सकते हैं इरफान सिद्दीकी की जो शायरी है इनको विरासत में मिली। इनके वालिद साहब है जो मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी, ये भी क्या थे? ये भी अपने वक्त के शायर थे। इनके दादा जो थे, दादा का नाम क्या है? तो मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी, ये भी क्या थे? ये भी शायर थे। इनके भाई जो है, भाई का नाम क्या है? नियाज सिद्दीकी, ये भी शायर थे। मतलब ये पूरा इनका तीन पीढ़ी मतलब तीन इनका जो नस्ल है ये सब क्या है? सब खानदानी मतलब ये शायर है। लेकिन ये सब मतलब जितने भी थे मतलब अपना समय में सब ये मतलब मशहूर थे। लेकिन इनके जो भाई थे, भाई के नाम क्या है? नियाज सिद्दीकी, ये मतलब कि इरफान अहमद सिद्दीकी के मतलब उनके बराबरी में मतलब ये नहीं है। उनके इतने मतलब ये फेमस नहीं, उनके इतना मतलब ये मशहूर नहीं हुए। बाकी इनके वालिद थे, इनके दादा थे, ये सब मतलब अपने वक्त के बहुत बड़े मतलब वो भी शायर माने जाते थे। इनका पूरा खानदानी मतलब की शायर था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1953 को, याद रखिएगा। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1953 को। उसका इंटरमीडिएट 1955 को, इंटरमीडिएट मतलब इंटर का सब इंटर 1955 को इन्होंने पास किया। बीए का इम्तिहान कब पास किया? 1957 को। उसका एमए कब पास किया? 1959 को, याद रखिएगा। 1959 को। ये किस मौजू में एमए पास किए? तो एमए की उमरानियात में, याद रखिएगा। उमरानियात किसको कहते थे? हिंदी में इसको समाज शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको सोशियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? कब पास किया? 1953 को, याद रखिएगा। पूछे कि इरफान सिद्दीकी ने इंटर का एग्जाम कब पास किया, इम्तिहान कब पास किया? 1955 को। इरफान सिद्दीकी ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? 1957 को। इरफान सिद्दीकी ने एमए का इम्तिहान कब और किस मौजू में पास किया? कब किया? 1959 को। किस मौजू में, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में? तो उमरानियात में। इसको याद रखिएगा। इसके बाद है उन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री भी हासिल की, याद रखिएगा। ये जो इरफान सिद्दीकी थे इन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद है 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद के इतलाती सर्विस से भी वाबस्ता हुआ। मतलब 1962 ईस्वी को इन्होंने
क्या किया, तो हुकूमत हिंद की इतलाती सर्विस, इतलाती से मतलब इंफॉर्मेशन सर्विस से मतलब इसमें वो वाबस्ता थे, उसमें वो जॉब कर रहे थे। उसके बाद आखिरी वक्त में इरफान सिद्दीकी नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए और यहीं से इनका क्या सुबकदोशी भी हुआ, इसको याद रखिएगा। आखिरी वक्त में ये मतलब किस ओहदे पर फायज थे, तो नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज थे, यहीं से इनका सुबकदोशी भी हुआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सुबकदोशी के बाद ये लखनऊ चले गए, वही इन्होंने सकूनत अख्तियार की, मतलब वही शिफ्ट हो गए। आखिरी वक्त में कहाँ चले गए थे, तो लखनऊ, लखनऊ में ही वो रहने। या क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे, इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद कहाँ सकूनत अख्तियार कर ली, कहाँ रहने लगे, तो लखनऊ रहने लगे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने कालिदास के संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का मालिका और अग्निमित्र के उन्वान से तर्जुमा किया। इसका मतलब है कि ये क्या, कालिदास कौन है, तो ये एक संस्कृत का एक मतलब कि मशहूर ड्रामा निगार है, संस्कृत के मशहूर ड्रामा निगार, जिनका लिखा हुआ ड्रामा है क्या है, इनका लिखा मालविका अग्निमित्रम, ये किसका लिखा हुआ है, तो कालिदास का लिखा हुआ, ये क्या संस्कृत का मशहूर ड्रामा है, जिसको इरफान सिद्दीकी ने उर्दू में ट्रांसलेट किया, उर्दू में तर्जुमा किया, किस नाम से, तो मालिका और अग्निमित्र के नाम से। या क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा किस नाम से किया, किस नाम से किया, तो उसका नाम क्या, मालिका और अग्निमित्र, इसको याद रखिए, इस नाम से ये क्या कि इसको उर्दू में तर्जुमा किया। या क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, इरफान सिद्दीकी ने किस संस्कृत के शायर का मतलब कि ड्रामा का उर्दू तर्जुमा किया, किसका, तो कालिदास का, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इनका इंतकाल 16 मार्च 2004 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर की मर्ज की वजह से इनका इंतकाल हुआ, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, कब हुआ, तो 16 मार्च 2004 ईस्वी को, किस मर्ज में, किस बीमारी हुआ, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ, इसको याद है। ब्रेन ट्यूमर क्या है, एक बहुत खतरनाक मतलब की बीमारी है, जो मतलब कि ब्रेन में होता है, जिसको भी मतलब ये हो जाता है उसको मरना मतलब तय है, इसका बहुत मतलब एकदम न के बराबर का इलाज होता है इसमें, मतलब कि जिसका भी पकड़ लेता है उसको मतलब कि एकदम मरना तय है इसमें। इनका इंतकाल किस वजह से हुआ, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ, इसको याद रखिए। कब हुआ, तो 16 मार्च 2004 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनका इंतकाल हो गया। अब भाई इरफान सिद्दीकी का जो लिखा हुआ है इसमें दो गजल है, इस दोनों को समझते हैं। पहले इसमें पहला गजल को देख लेते, फिर इसको दूसरा गजल को भी देख लेंगे। आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा इसमें पहला गजल, दस्ते असाए मौजजा अगर भी उसी का है, गहरे समंदरों में सफर भी उसी का है। इसमें इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मेरे हाथ में जो लाठी है, इसे जो करिश्मा होता है, इसे जो खेल दिखाया जाता है, इसे जो कमाल मतलब दिखाया जाता है, ये सब मेरा कमाल या इस लाठी का कमाल है, ये सब खुदा का कमाल है, खुदा की मर्जी से मतलब ये लाठी से हम इसमें कमाल का काम, इसमें कोई खेल हम करिश्मा कोई दिखा रहे हैं, अपनी मर्जी से मेरा मतलब कुछ इसमें हो नहीं सकता, खुदा ना चाहे मतलब कुछ भी इसमें हो नहीं सकता, सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है, खुदा की मर्जी से पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो ये मतलब हम कैसे कर सकते हैं, इसमें मतलब ये खुदा के बारे में मतलब इसमें बता रहे। गहरे समुद्रों में सफर भी उसी का है, गहरे समुद्रों में मतलब की जो मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह जो समुद्र के रास्ते से जाते हैं जहाज से, वो भी मतलब कि जो यहाँ से वहां जाती है, इसमें भी खुदा का मतलब कि इसमें करिश्मा, खुदा का इसमें मतलब कमाल है, इसमें वो चलाने वाला या मतलब कि वो क्या उसमें मतलब जो जहाज है उसका मतलब ये कमाल नहीं है इसमें। उसके बाद है, तेरा यकीन सच है मेरी चश्मे एतबार, सब कुछ फसील सबके इधर भी उसी का है। इसमें इरफान सिद्दीकी कहते हैं मतलब कि मैं अपने आंखों से जो कुछ देख पा रहा हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब कि ये तो खुदा का है ही मतलब बनाया हुआ, ये जो देख रहा हूँ वो नजारा भी खुदा का बना, जहां तक मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, जहां तक मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि वो भी सब किसका है, वो सब खुदा का ही बनाया हुआ, सब भी उसी का है, रात में मतलब दिन भी उसी का है, रात भी उसी का है, जितना मतलब कि बनाया हुआ जहां में सब कुछ खुदा का ही है। उसके बाद है, बस अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लोग, वरना सना भी उसी के है, सर भी उसी का है। यहाँ लोग जो अपना अपना बस फर्ज अदा कर रहे हैं, सब अपने अपने मतलब हिसाब से कि ये सही है, ये गलत है, ये मेरे ये फायदेमंद है, ये मेरे ये नुकसानदेह है, तो ये सब मतलब लोग अपना अपना मतलब कि फर्ज अदा कर रहे हैं। ये सर भी उसी का है और तलवार भी उसी का है, वो तलवार से जो मतलब कि किसी को कत्ल भी हो रहा है तो वो भी सर खुदा का है और तलवार भी खुदा का ही है। उसके बाद है, तेगे सितम को जिसने अता की है मोहल्लते, फरियाद कस्तगा में असर भी उसी का है। इसमें बोले जो जुल्म का तलवार है ये भी किसका, ये भी खुदा का है, तो जुल्म के तलवार से जिसका भी सलकर्म होता है वो भी किसका, तो वो भी खुदा का है। वो मतलब कि जो मुजरिम है मतलब कि जो मतलब कि जुल्म करता है, वो जुल्म करने वाला को भी खुदा देख रहा है, और जो मतलब कि जिसके साथ मतलब कि नाइंसाफी होता है, जिसके साथ मतलब कि ये जुल्म किया जाता है, वो भी खुदा की बारगाह में मतलब अपना मतलब कि ये क्या बोलता है दरियाफ्त, मतलब खुदा से वो भी दरियाफ्त कर सकता है, तो खुदा मतलब कि सबको देखता है। उसके बाद है, मंजर में जितने रंग है निरंग उसी के है, हैरानियों में जौके नजर भी उसी का है। इस दुनिया में मंजर में जितने भी मतलब की चीज है निरंग, जितने भी मतलब रंग बिरंगा चीज है, सब खुदा का ही बनाया हुआ है, चाहे चरिंद हो, परिंद हो, जमीन हो, आसमान हो, पहाड़ हो, पठार हो, इंसान हो, जानवर हो, ये सब किसका बनाया हुआ, जितना भी मखलूक है सब किसी का, सब खुदा का ही बनाया हुआ है। उसके बाद है, मुजरिम हूँ और खराबा जहाँ मैं अमा नहीं, अब मैं कहाँ छुपू के ये घर भी उसी का है। मैं मुजरिम हूँ, मैं अगर मतलब मुजरिम भी हूँ, मैं कहीं जाकर छुप जाऊं कहीं वीरानी जगह पे, कहीं शांत जगह पे, फिर भी वहां मुझे सुकून नहीं, क्यों, क्योंकि मैं जहां भी छुपूंगा वो सब, जहां पूरा दुनिया किसका बनाया हुआ, पूरा कायनात किसका बना, सब खुदा का बनाया हुआ, खुदा की गिरफ्त से कोई मतलब जहां भी जाकर छुप जाए वो बच नहीं सकता है।
उसके बाद खुद को चिराग राह गुजर जानता हूं मैं, लेकिन चिराग राह गुजर भी इसी का है। मतलब कि मैं जानता हूँ कि मतलब कि मैं जो मतलब कि खुदा अगर चाहे तभी मतलब मैं कुछ कर भी सकता हूँ, और खुदा ना चाहे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अब आइए इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ दूसरा गजल उसको भी समझ लेते हैं। इसमें काम इस सिकवे तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। इसमें इरफान सिद्दीकी कहना चाह रहा है कि अगर कोई मतलब कि आदमी अकेला है, वो किसी काम को कर नहीं पा रहा है, और वो कहता है कि मैं मतलब दुनिया में अकेला, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो इरफान सिद्दीकी इसमें मतलब बताना चाह रहे हैं कि हर आदमी दुनिया में अकेले ही पैदा लेता है, अकेले ही वो मतलब दुनिया से जाता भी है। वो अकेले ही चाहे तो मतलब हर कोई काम को वो कर सकता है। ये ना समझे कि हम इस दुनिया में अकेला है, मेरा कोई नहीं है। ऐसे मतलब हजारों लोग ऐसे जो दुनिया में अकेला है, वो अकेले चाहे तो क्या नहीं कर सकते, इसमें ये कहा गया है। उसके बाद रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। यहाँ इरफान सिद्दीकी कहना चाहते हैं कि किसी भी रंग को, किसी भी कलर को हम देख के उसको पहचान सकते हैं। इसको मतलब कि जाहिर बाहर से हम उसको देख के पहचान सकते, लेकिन उसको बातनी अंदर से हम उसको नहीं पहचान सके। जिस तरह फूल को हम मतलब उसको कलर देख के पहचान सके कि फूल का रंग कौन सा है, कौन सा चीज का वो फूल है, लेकिन उसको खुशबू को जानने के लिए हमको उसका सूंघना पड़ता है, उसको खुशबू लेना पड़ता है, तब जाके मतलब उसको पता चलता है। उसी तरह इंसानों में भी हम उसको जाहिरी बाहर से उसका पहनावा, उसका हुलिया देख के मतलब उसको नहीं बता सकते आदमी कैसा हो सकता है। उसके लिए उसको बातनी मतलब अंदर जानने के लिए उसको मतलब सीरत को जानना पड़ेगा, उसके अखलाक को, उसके किरदार को मतलब समझना पड़ेगा, तब जाकर मतलब उसके अंदरूनी मतलब उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं वो कैसा है। किसी को मतलब बाहर से उसका हुलिया देखकर उसका मतलब हम बता नहीं सकते। उसके बाद लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाएं, ये समुंदर यहाँ होके हवा चलता है। यहाँ इरफान सिद्दीकी कहना चाहते हैं हमारे दिल में जब लहर उठता है तो जितने भी मतलब की चीज है मतलब वो सब किनारा लग जाता है। जिस तरह समुद्र में जब लहर उठता है, हवा का जब मतलब की तेज हवा बहने लगता है, जब समुद्र में लहर उठता है तो जितने छोटी छोटी चीजें सब मतलब समुद्र के किनारे सब लगता है। उसी तरह हमारे दिल में भी मतलब जब लहर उठता है तो जितनी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मतलब की चीजें, सब क्या होता है, सब मतलब ना साइड होता है, सब मतलब किनारे लग जाता है। ये समुद्र यहाँ होके हवा चलता है, ये समुद्र यहाँ सिर्फ क्या बोलते हैं इसका, हवा का ही हुक्म चलता है, हवा का ही यहाँ जोर चलता है। उसके बाद पाँव में खाक की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं नक्शे कफे पा चलता है। इसमें इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि मेरे पाँव में कब से मतलब जंजीरें पड़ी है, हम कहाँ चल रहे हैं, मतलब मेरे पाँव का जो निशान है मतलब वो चल रहा है। उसके बाद शहर दर शहर रवा है मेरी फरियाद की गूंज, मुझसे आगे मेरा रहवार सदा चलता है। इसमें इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मैं कुछ फरियाद कर रहा हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फरियाद की जो गूंज है ये मतलब शहर दर शहर चल रहा है, ये मेरे जो फरियाद की आवाज है ये मतलब इस एक शहर से दूसरे शहर ये सुनाई देती है। उसके बाद मेरी फरियाद जो ये मतलब मेरे आगे आगे चल रहा है और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। उसके बाद है इस खराबे में भी हो जाएगी दुनिया आबाद, एक मामूरा पस सिरे बला चलता है। इसमें कहना चाह रहा है कि इस खराबे में भी मतलब इस खराबी दुनिया में भी ये दुनिया आबाद हो जाएगी, चाहे हमारी गूंज कोई सुने, हमारी फरियाद कोई सुने, हमारी बातें को मतलब बातें कोई सुने या ना सुने, मतलब ऐसे हालात में भी दुनिया मतलब ये आबादी है और आबादी ये रहेगी। चाहे मतलब कि दुनिया चाहे जितने मतलब भीड़ हो बाहर हो, मतलब कि ये मतलब ये चलता ही रहेगा। ये हमारी मतलब की बातों को सुने, हमारी कदर करे या नहीं करे, मतलब ये दुनिया ये इसी तरह मतलब आबाद रहेगी, इसी तरह चलती ही रहेगी। अब आइए इरफान सिद्दीकी का भी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए। इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, 8 जनवरी 1939 ईस्वी बदायूं यूपी में, याद रखिएगा इनकी पैदाइश कब हुई, 8 जनवरी 1939 ईस्वी को बदायूं यूपी में। ये कहा यूपी के क्या है, जिला का नाम बदायूं, यूपी के जिला का नाम बदायूं। या पूछे इरफान सिद्दीकी की पैदाइश किस शोबा में हुई, किस रियासत में, किस शोबा में, किस रियासत में, तो यूपी में। यूपी के किस जिले में, किस जिले में, तो बदायूं में। कब हुई, 8 जनवरी 1939 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है, असल नाम क्या है, इरफान अहमद सिद्दीकी, याद रखें इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है, इरफान अहमद सिद्दीकी। लेकिन अपने असल नाम से भी ज्यादा इरफान सिद्दीकी के नाम से मशहूर थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था और वह पेशा से क्या थे। इनके वालिद का नाम था मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी, जो एक वकील थे, पेशे से क्या थे, एक वकील थे, याद रखिएगा। मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी इनके वालिद का नाम था, इरफान सिद्दीकी के वालिद का, जो पेशे से वकील थे, वकील भी थे और ये क्या थे, शायर भी थे, याद रखिएगा ये शायर भी थे। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम क्या है, इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम क्या है, इनके दादा का नाम है मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम क्या है, तो मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी, जो अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते हैं। हम बता चुके पीछे, जो अपने वक्त के मतलब सर सैयद अहमद खां ये समझे जाते थे। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से, इनका ताल्लुक शेख सिद्दीकी खानदान से, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से या किस घराने से, किस खानदान से या किस घराने से, तो शेख सिद्दीकी खानदान से, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनिफ के शायर है, इरफान सिद्दीकी जो बुनियादी तौर पर ये किस सनिफ के शायर है, किस सनिफ के, तो गजल के, ये गजल गो शायर, याद रखिए ये गजल लिखा करते थे। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनिफ के शायर है, ये गजल के शायर है, इसको याद रखिएगा। इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
इसमें हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, मतलब 10वां इन्होंने कब पास किया? मैट्रिक कब पास किया? 1953 इसको याद रखें, 1953 ईस्वी को इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद नेक्स्ट है, इरफान सिद्दीकी ने इंटर का इम्तिहान कब पास किया? इंटर या इंटरमीडिएट दोनों एक है। इंटर का इम्तिहान इन्होंने कब पास किया? 1955 ईस्वी को, याद रखें 1955 ईस्वी को इन्होंने इंटर पास किया। क्वेश्चन पूछे मैट्रिक कब पास किया? 1953 को। इंटर कब पास किया? 1955 को। उसके बाद है, इरफान सिद्दीकी ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? इरफान सिद्दीकी ने बीए का इम्तिहान कब पास किया? 1957 को, याद रखिएगा। मैट्रिक 1953, इंटर 1955 और बीए 1957 को। उसके बाद है, इरफान सिद्दीकी ने एमए कब और किस मौजूद में पास किया? इसमें क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने एमए का इम्तिहान कब पास किया और किस मौजूद में, किस मजमून में, किस सब्जेक्ट में पास किया? कब किया? 1959 ईस्वी को। कब, किस मौजूद में, किस विषय में? तो उमरानियात में, याद रखिएगा उमरानियात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको सोशियोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में इसको समाज शास्त्र कहते हैं। कब पास किया? 1959 को। किस मौजूद में? तो उमरानियात में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ? कब हुआ? तो 16 मार्च 2004 ईस्वी को। कहां हुआ? तो लखनऊ, याद रखिएगा। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? 16 मार्च 2004 ईस्वी। कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से, मतलब किस बीमारी हुआ? किस बीमारी हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर में इनका इंतकाल हो गया, इसको याद किया। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज में हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर। कब हुआ? तो 16 मार्च 2004 ईस्वी। कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ, इसको याद रखिएगा। अब आइए इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किताब में दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया गया मुख्तसर गुफ्तगू, ये क्या? तो ऑब्जेक्टिव है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए? इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन को चूज करना है। इसमें अलिफ है 1939 ईस्वी को बदायूं में, बे है 1938 ईस्वी को लखनऊ में, इसमें जीम है 1937 ईस्वी को सासाराम में, इसमें दाल है 1940 ईस्वी को अलीगढ़ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए में है क्या? 1939 ईस्वी को बदायूं में, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से? किस खानदान से? इसमें ऑप्शन अलिफ में दिया गया है शेख सिद्दीकी, बे में दिया गया है सैयद शेख, इसमें जी में दिया गया सिद्दीकी खानदान, इसमें दाल में दिया गया बदायूं खानदान। इनका जो खानदानी मतलब कि क्या था, इनका जो खानदान था ये मतलब किस खानदान से इनका ताल्लुक था? तो ये ऑप्शन इसमें जो अलिफ दिया गया शेख सिद्दीकी खानदान से इनका ताल्लुक था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? इसमें भी 4 ऑप्शन है। अलिफ में 1955, बे में 1953, जी में 1954, दाल में 1956। इसका ऑप्शन क्या? बे सही हो जाएगा। 1953 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते, ये इरफान सिद्दीकी की कौन थे? ये इनके रिश्ते में कौन थे? अलिफ में दिया गया है दादा, बे में दिया गया चाचा, जी में दिया गया मामू, दाल में दिया गया वालिद। कौन थे? तो इनके रिश्ते में ये दादा थे। मौलवी अकराम अहमद साद सिद्दीकी जो अपने वक्त के सर सैयद समझे, ये कौन थे इनके रिश्ते में? तो ये दादा थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया? कहाँ से किया? अलिफ में इसमें ऑप्शन है कलकत्ता, बे है दिल्ली, जी में लखनऊ, दाल है बदायूं। कहाँ से किया? तो ऑप्शन इसमें बे सही हो जाएगा। कहाँ से? दिल्ली से। उसके बाद है नीचे मुख्तसर तरीन सवाल, ये भी ऑब्जेक्टिव, इसको भी देख लेते हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? ये बता कि किस मर्ज की वजह से इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर की, याद रखिए ब्रेन ट्यूमर की मर्ज की वजह से, बीमारी की वजह से इनका इंतकाल हो गया। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ? इनका इंतकाल कब हुआ? तो 16 मार्च 2004 ईस्वी। कहां हुआ? तो लखनऊ में। यहाँ पे बता भी 16 मार्च 2004 ईस्वी। कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पे शाये हुए? किस नाम से इनका जो मजमूआ था शाये हुआ? तो दरिया के नाम से, याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरिया हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद कहाँ सकूनत पजेर हुए, मतलब कहाँ सकूनत इख्तियार करने लगे? ये मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद कहाँ रहने लगे? कहाँ रहने लगे थे? लखनऊ रहने लगे थे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा किस नाम से किया? किस नाम से ये किया था इसका तर्जुमा? इसका तर्जुमा किए थे मालिका और अग्निमित्र के नाम से, याद रखिए मालिका और अग्निमित्र के नाम से। उर्दू में इसको अनुवाद किए, उर्दू में इसको मतलब ये क्या ट्रांसलेट किए थे, इसको याद रखिए। जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था सब आपको इसमें समझा दिए अच्छे तरीके से, इसको लिखा। इसका जो गजल था उसको भी लिखा दी, इसके जो राइटर इरफान सिद्दीकी इनके हालात जिंदगी, इसका भी क्वेश्चन जितना सब ये आपको हम इसमें लिखा दी। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझने में कोई डाउट है तो आप हम कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।